नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इनमें से कुछ चैप्टर हो भी चुके हैं और क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम 5 जुलाई को एग्ज़ाम तिथि घोषित कर दिया गया है, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें से हम लोग फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जितने भी तीनों इन सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं और जितने भी सब टॉपिक्स हैं, उन सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक 20 प्रश्नों के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट और वन लाइनर प्रश्नों के साथ कवर अप करेंगे, जिसमें से 500 से 400 450 से लेके 500 प्रश्नों के बीच में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सेशन को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस सेशन के माध्यम से आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है, तो सेशन को लगातार अवश्य लीजिए। बाकी जो विद्यार्थी कंटिन्यू सेशन को कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे कंटेंट किस लेवल का दिया जा रहा है, और रिवीजन तो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि रिवीजन जो है वो कंप्लीट रूप से हो रहा है, जिससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। ऐसा ही प्रश्न वहाँ पे बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम पैटर्न के माध्यम से यहाँ पे सेशन हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें से आप सभी को पता है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें टारगेट है कि 20 में 20 प्रश्न एकदम कम्प्लीटली हमें लेख ही आना है। हर हाल में 20 में 20 हमें सही करके आना है। 18 मतलब 19 प्रश्न से 18 से 19 प्रश्न तो जो है अवश्य यहाँ से मतलब इतना हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि 10,000 प्रश्न को टच आउट करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। कम्प्लीटली 20 सेट हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, इसमें से 10,000 प्रश्न जो है वो हम लोग कम्प्लीटली टच आउट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, उन सभी में से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उन सभी को लेकर कुल जो है प्रश्नों की संख्या 10,000 तक टच आउट हम लोग करेंगे, जिसमें से 20 प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और 20 प्रश्न में से 20 हमें पूरा सही करके ही आना है। हालांकि 1-2 प्रश्न जो छूटते हैं उन्हें भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में जितने भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक दिख रहे थे अभी चैप्टर, उन सभी से प्रश्नों को कवर अप किया गया है। बाकी इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, उन सभी को कवर अप करते चल रहे हैं। तो कंप्लीटली वाच जरूर कीजिएगा, बहुत आपको यहाँ से रिवीजन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चैनल पर अगर जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी सेशन अगर पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में डीएनए, यानी कि डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो है संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस इन द ह्यूमन बॉडी। यानी क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में डीएनए का संश्लेषण जो है कि डीएनए संश्लेषण के लिए यानी डीएनए सिंथेसिस के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन के? तो इसका सही जवाब जो होगा विटामिन B12 होगा। मानव शरीर में जो डीएनए का संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन जो है विटामिन B12 है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य कार्य जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी जो है हो जाता है, यानी विटामिन सी की कमी अगर होगा तो स्कर्वी रोग हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन के, तो विटामिन के जो है विटामिन के से ब्लड को यानी रक्त को, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने का कारण जो है विटामिन के होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा विटामिन B12 होगा। मानव शरीर में जो डीएनए सिंथेसिस के लिए आवश्यक विटामिन जो है, ये डीएनए सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण के लिए जो आवश्यक विटामिन है ये विटामिन B12 है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए इससे प्रश्न से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, इसकी प्रभाव क्या है, स्रोत क्या है, कार्य क्या है, उन सभी को देखते हुए इम्पोर्टेंट जितने भी हो सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मानव शरीर में डीएनए संश्लेषण, डीएनए सिंथेसिस के लिए आवश्यक विटामिन जो है ये विटामिन B12 है। ठीक है, अगला तथ्य की हम लोग देख लें तो विटामिन B12 का कार्य क्या है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है विटामिन B12 जो कि इंपॉर्टेंट है, पिछले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिला है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आवश्यक है और इम्पॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, कोशिका विभाजन और डीएनए का निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कमी क्या है? विटामिन B12 का कमी का प्रभाव जो है, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग जो है हो सकता है, जिसमें कोशिकाएं असामान्य रूप से बड़ी हो जाती हैं और डीएनए
संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाता, यानी कि डीएनए सिंथेसिस जो है ये ठीक से नहीं हो पाता और कोशिकाएं जो है वह समान रूप से बड़ी हो जाती है। स्रोत क्या है इसका? विटामिन B12 का जो स्रोत है यह मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादकों जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में देखने को मिलता है, यानी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जितने ऑनलाइन क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा यानी कि फैट में घुलनशील। फैट सॉल्यूबल की बात करें तो कौन सा विटामिन फैट में घुलनशील है, यानी कि वसा में घुलनशील है? तो विटामिन A, D, E, K। विटामिन A, D, E, K। इसका ट्रिक है याद रखने का एडेक। एडेक से आप याद रख सकते हैं एडेक, यानी कि एड को अलग कर दीजिए, एग को अलग कर दीजिए। एडेक से याद कर सकते हैं या फिर आप रैंडमली याद कर सकते हैं A, D, E, K। वसा में घुलनशील विटामिन जो है, वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन A, D, E, K ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में जो है ये कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो अगला प्रश्न है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना, यानी कि ब्लड क्लोटिंग का मुख्य कार्य है इसका, विटामिन के का। अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से ये विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है? विच हार्मोन्स डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड? तो मानव का जो रक्त है उसमें कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है? थायरोक्सिन, एड्रेनल हार्मोन, कैल्सिटोनिन या फिर इंसुलिन? तो इसका सही जवाब जो होगा, ये मानव के जो रक्त है उसमें कैल्शियम की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन जो है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है। कैल्सिटोनिन हार्मोन। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कवर अप करते हैं। पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन जो है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, जो कि कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में जो है वो कम कर देता है। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि स्त्राव इसका क्या है? स्त्राव यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड से, यानी कि थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि की पैराफॉलिक्यूलर कोशिकाओं की सी सेल द्वारा स्त्रावित होती है। जो थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ की पैराफॉलिक्यूलर कोशिकाओं की द्वारा सी सेल द्वारा स्त्रावित होती है। और ये इसका जो कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो कार्य है वो क्या है? कार्य की बात करें तो जब रक्त में कैल्शियम का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जो है अधिक हो जाती है तो कैल्सिटोनिन काम करता है, या हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और गुर्दे के यानी किडनी के माध्यम से कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है, जिससे रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है वो कम हो जाता है। और इसीलिए कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो ये मुख्य कार्य है, ये जो है रक्त में यानी ब्लड में जो है ये इस कैल्सिटोनिन हार्मोन के माध्यम से जो है ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है। विपरीत कार्य इसका क्या है? कैल्सिटोनिन का कार्य पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि PTH पैराथायरॉयड हार्मोन के ठीक विपरीत होता है, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। PTH हार्मोन जो है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये रक्त में कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है ये गले में स्थित होती है और श्वसन नली के सामने स्थित होती है। आप सभी को पता है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? कैल्शियम का मुख्य कार्य जो है ये हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करना, मांसपेशियों में संकुचन और तंत्रिका आवेगों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है कि पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि PTH पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है? इसका सही जवाब है कि यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। PTH जो है पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, जबकि वहीं कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करें तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम जो है ये रक्त में सबसे अधिक मात्रा में
खनिज पाया जाता है खनिज के रूप में। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। इंसुलिन का जो मुख्य कार्य है ये रक्त में शर्करा को स्तर के कम करना, यानी कि रक्त में जो ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको उस स्तर को कम कर देना इंसुलिन का मुख्य कार्य है। और इंसुलिन आप सभी को पता है कि ये अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी कि पैंक्रियाज से स्रावित होता है। एड्रेनल हार्मोन का काम क्या है, अगर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि एड्रेनल हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है। एड्रेनल हार्मोन जो है ये इसे लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है, यानी कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। एड्रेनल हार्मोन जो है ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप सभी को पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है और थायराइड ग्रंथि जो है ये मुख्य रूप से श्वसन नली के यानी गले के पास में देखने को मिलता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। घेंघा या ग्वाइटर रोग, और ये इससे हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म जो है थायरोक्सिन की कमी से हो सकता है और घेंघा और ग्वाइटर भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः कहाँ होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द ह्यूमन आइज अकर्स मेनली एट। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश का अपवर्तन है यानी कि रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पे होता है। रेटिना में, लेंस में, नेत्र लेंस में, कॉर्निया में या फिर परितारिका में यानी कि आइरिस में। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन जो होता है ये कॉर्निया में होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट तथ्य और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जो प्रकाश का जो अपवर्तन है यानी कि रिफ्रैक्शन जो है ये मुख्यतः कॉर्निया पर होता है। इसकी कुछ मुख्य अपवर्तक सतह है। प्रकाश नेत्र लेंस जो है आई लेंस से भी होकर गुजरता है और वहाँ भी अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन का अधिकांश हिस्सा लगभग 70 से 80% जो है कॉर्निया की बाहरी सतह पर हो जाती है। कार्य क्या है इसका, कार्य की बात करें तो कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी और गुंबद आकार का परत है। कॉर्निया की बात किया जाए तो कॉर्निया के अगर आकार की बात क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि आकार कैसा है कॉर्निया का, तो गुंबद आकार का है कॉर्निया का आकार। गुंबद आकार के परत है। यह प्रकाश को अंदर की ओर मोड़कर उसे पुतली यानी कि पुपिल और लेंस की तरफ केंद्रित करने का काम करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर में से। पहला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है, तो ये कॉर्निया को ही नेत्रदान में दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है, तो ये रेटिना पर, मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आँख का रंग किस पर निर्भर करता है। आँख का रंग जो है ये परितारिका पर निर्भर करता है यानी कि आइरिस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस का कैसा होता है, नेत्र लेंस जो है ये कैसा होता है, तो नेत्र लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस होता है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। अगला प्रश्न है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक और उल्टा होता है यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की मात्रा को मापने को कौन सा नियंत्रित करता है, यानी कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुपिल जो है इसका सही आंसर होगा। पुपिल प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो ये अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का उपयोग हो जाता है। वहीं दूरदृष्टि दोष के लिए जो उपयोग होता है लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो दोनों लेंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर उत्तल लेंस अगर पूछा जाए, इसका एक ट्रिक है उड़ान, UDAN, उड़ान जो है कि इसका शॉर्ट ट्रिक है। उत्तल लेंस यानी कि दूरदृष्टि, अवतल लेंस यानी कि निकट दृष्टि, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। उत्तल लेंस यानी कि दूरदृष्टि दोष और अवतल लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष, ये दोनों निवारण के लिए उपयोग होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक है उड़ान। चलिए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है इनमें से कौन सा है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा ये फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन जो है ये सर्वाधिक विद्युत और ऋणात्मक तत्व है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, एलिमेंट है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए इससे देखते हैं सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है तत्व फ्लोरीन है। तत्व क्या है ये? एलिमेंट की बात करें तो फ्लोरीन यानी कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसका विद्युत ऋणात्मकता मान पॉलिंग पैमाने, पॉलिंग स्केल पर अगर देखें तो 3.98 है, यानी 3.98 है इसका पॉलिंग स्केल। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या किसी परमाणु की वह क्षमता है जिससे वह रासायनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों के युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे देखेंगे तो आवर्त सारणी में प्रवृत्ति क्या है इसका? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो बढ़ती है, और ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर ये जो विद्युत ऋणात्मकता जो है ये घटती है। फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे ऊपर और दाहिने और उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर स्थित है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकते हैं, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको देखते हैं। आवर्त सारणी में दूसरी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता गैस कौन सी है? तो आवर्त सारणी में दूसरी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता गैस जो है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मेटेलिक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक धात्विक यानी कि मेटेलिक तत्व जो है ये सीजियम या फ्रांसियम है। सीजियम या फ्रांसियम जो है ये सबसे अधिक मेटेलिक या धात्विक तत्व है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्वेश्चन बन सकता है कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व क्या है? तो सबसे हल्का तत्व जो है ये हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है ये 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों यानी कि इनर्ट गैस को विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? तो अक्रिय गैसों की जो विद्युत ऋणात्मकता जो है ये 0 होती है, क्योंकि उनका कोई अष्टक पुंज होता, क्योंकि उनका जो है वो कोई अष्टक पुंज होता है, इसीलिए उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है ये 0 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस तत्व को आवारा तत्व यानी कि रॉग एलिमेंट कहा जाता है? तो आवारा तत्व की बात करें तो आवारा तत्व हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगला प्रश्न है कि परमाणु का आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु का जब आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता में यह घट जाती है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा विद्युत ऋणात्मकता में, जो प्रभाव इसका जो पड़ेगा वो यह घट जाती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऋणात्मकता की अवधारणा किसने दी थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो अवधारणा है वो लिनुस पॉलिंग द्वारा दिया गया था, लिनुस पॉलिंग। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है थोड़ा स्पीड में ही चीज़ों को लेके चलेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है और उन सभी चैप्टर, उन सभी टॉपिक्स और उन सभी इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स तक हम लोग को टच आउट करना है, ताकि जहाँ से क्वेश्चन JSSC द्वारा पूछा जाता है, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। और जिस भी चैप्टर पे आपको दिक्कत है उस चैप्टर को लेके आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उन चैप्टर से, उसके लिए टेलीग्राम पे या टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब में भी सेशन लाने की कोशिश करूँगा। ऐसे लगातार सेशन चल ही रहे हैं, और 1-2 दिन जो बीच में गैप हुआ है उसके लिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था बीच में, इसीलिए आपके लिए जो वीडियो अपलोड हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। लगभग 10 से 15 दिन के, लगभग 14 दिन के करीब, 13 से 14 दिन के करीब बच रहे हैं। तो इसमें हम लोग को पूरा ध्यानपूर्वक एकदम मतलब पढ़ाई करना है और ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, चीज़ों को स्पीड लेके चलना है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, और सेशन को रेगुलर अवश्य कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। लगभग हमारी टीम के द्वारा जब कैलकुलेट क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्वेश्चन लगभग 7,500 के समथिंग बन रहा है। वहाँ से क्वेश्चन 7,500 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अराउंड 20 क्वेश्चन
पूछा जाएगा तो 20 में 20 हमें सही करके ही आना है। तो इसीलिए सेशन को अवश्य संपूर्ण रूप से देखा कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देर के, यानी बात ज़्यादा नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। तो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न जब होता है तो सेल डिवीज़न की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है, क्या कहलाती है? द सेल डिवीज़न प्रोसेस दैट रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जब गुणसूत्रों की जब संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या जब अलग अलग जब डिवाइड होता है, आधी होती है, तो वो क्या कहलाता है? माइटोसिस, एमाइटोसिस, मियोसिस या बाइनरी फ्यूजन? इस प्रश्न का आंसर आप मन में सोचिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइए, इसका जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ये मियोसिस होगा। मियोसिस जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन में जब प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या जब आधी होती है तो वो जो है मियोसिस कहलाता है। चलिए राइट आंसर जो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस जो है ये पादप या फिर जब पादप में जब सेल का डिवीज़न होता है यानी कि जब वृद्धि होती है तो उस प्रक्रिया को माइटोसिस कह दिया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ उन सभी को कवर अप करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जो है ये आधी हो जाती है, ये अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है यानी कि मियोसिस कहलाती है। ये तो आपका पहला ही क्वेश्चन था। प्रक्रिया इसका क्या होता है? प्रक्रिया जो है अर्धसूत्री विभाजन विशेष रूप से जनन कोशिकाओं यानी कि जर्म सेल या गैमेट्स में होता है। परिणाम भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिणाम इसमें एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल बनती है। एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है, यानी कि जो भी जनक जो है वो 2n है तो उसका जो डॉटर सेल बनेगा वो सिर्फ n ही बनेगा, यानी जनक कोशिका की तुलना में जो है वो आधी हो जाती है, n ही इसका बनता है, यानी 2n से n हो जाता है। उद्देश्य इसका जो है यह लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है ताकि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान 2n बनी रहे। अगला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल, कायिक कोशिकाओं में से कौन सा विभाजन होता है? तो सोमैटिक सेल में जो ये समसूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोसिस विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पर संख्याएं जो है वो समान रहती हैं क्योंकि कोशिकाएं जनक भी समान होती हैं। संख्याएं समान रहती हैं, कोशिकाएं जनक के समान होती हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजन की खोज जो है वो किसने की थी? तो रोडोल्फ विर्चो द्वारा, यानी कि कोशिका विभाजन सेल डिवीज़न की खोज जो है रोडोल्फ विर्चो द्वारा किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था जो है ये इंटरफेज है। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस किसमें नहीं होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? तो अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में जो है मियोसिस जो है ये प्रोसेस नहीं होता है, यानी मियोसिस डिवीज़न जो है ये अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन उत्तरदायी है? तो पौधों में जब वृद्धि होता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में भी बताया, पौधों में जब वृद्धि होगा तो पौधों में वृद्धि के दौरान विभाजन जो है ये समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि माइटोसिस विभाजन होगा। अगला प्रश्न है कि जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो क्रॉसिंग ओवर किस विभाजन की घटना है? क्रॉसिंग ओवर जो है ये अर्धसूत्री विभाजन और प्रोफेज 1 के दौरान होने की क्रिया है, यानी जीन विनिमय जो है ये विभाजन की घटना अर्धसूत्री विभाजन है। बस इतना ही याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ये जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर विभाजन की ही घटना है अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी जो है दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है जो वो कितनी हो जाएगी? किसी वस्तु का वेलोसिटी को दुगनी कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी
कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या फिर 8 गुनी। यदि किसी वस्तु की वेग को दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ये 4 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, यानी इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग जो है वो दोगुनी कर दिया जाए, यानी कि वेलोसिटी को जो है डबल कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। सूत्र क्या है इसका? फॉर्मूला जो है ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, जहाँ पर एम जो है वो द्रव्यमान है और वी जो है वस्तु का वेग है यानी कि वेलोसिटी है। तो इस फॉर्मूला पे जब आप रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो आपको काइनेटिक एनर्जी इससे निकाल सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला जो है ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। चलिए गणना जो है, गणना की बात करें तो यदि नए वेग चलिए क्वेश्चन है कि यदि नए वेग v को अगर मूल वेग की दोगुना यानी कि 2 ही कर दिया जाए तो इसकी नई गतिज ऊर्जा जो है ये काइनेटिक एनर्जी ही होगी। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेएसएससी द्वारा, उन सभी को कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन बना सकता है कि गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मात्रक जो है ये जूल है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे जो है एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है या फिर परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि यदि वेग को आधा कर दिया जाए, यानी कि वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र है ये m इंटू जी इंटू एच, जहाँ पे g जो है ये गुरुत्वीय त्वरण और h जो है ये ऊंचाई है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। इतना तो आपको पता है कि mgh अगर डायरेक्टली अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे इंटू का साइन ऑटोमेटिकली होता है, m इंटू जी इंटू एच, जहाँ g जो है गुरुत्वीय त्वरण और h जो है ये हाइट है यानी कि ऊंचाई है। कार्य जो है, अगला प्रश्न है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जूल है। शक्ति की बात करें तो शक्ति यानी कि पावर की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई वाट है। अगला प्रश्न है कि चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं, जैसे जेपीएससी और जेएसएससी के जितने विभिन्न एग्जाम कराए जाते हैं उनमें प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन लंबे फॉर्मेट में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि लैंग्वेज क्वेश्चन जो यही होता है लेकिन लैंग्वेज को बदल दिया जाता है, लैंग्वेज को लंबा कर दिया जाता है। क्वेश्चन को देखेंगे तो चलती हुई गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चलती हुई गाड़ी में अगर बात करें तो चलती हुई गाड़ी में ये गतिज ऊर्जा होती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी यानी चलती हुई गाड़ी गति कर रहा है तो गति में गतिज ऊर्जा, चलती हुई गाड़ी गति कर रहा है और गति जब कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। राइट आंसर जो है गतिज ऊर्जा आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जो है वो सार्वभौमिक दाता है? यानी सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा इनमें से कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर की बात करें, यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता जो है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव जो है राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ओ नेगेटिव ये सार्वभौमिक दाता है, यानी ब्लड जो है रक्त समूह का ये सार्वभौमिक दाता है ओ नेगेटिव। जबकि ए बी पॉजिटिव की बात करें तो ए बी पॉजिटिव जो है सार्वभौमिक ग्राही है, सार्वभौमिक ग्राही है और सार्वभौमिक दाता जो है ये ओ नेगेटिव है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इसमें देखेंगे ओ नेगेटिव की, देखें तो ओ नेगेटिव
रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। कारण इसका क्या है, कहा जाने का कारण भी तो है, ओ नेगेटिव रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं को आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की सतह पर ना हो तो ए एंटीजन होता है, यानी कि आरबीसी के सतह पर ना हो तो ए एंटीजन होता है और ना ही बी एंटीजन होता है। आरबीसी के सतह पर ना तो ए एंटीजन और ना ही बी एंटीजन होता है और ना ही आरएच कारक आरएच फैक्टर भी नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण यह किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को बिना किसी प्रतिरक्षा प्रक्रिया यानी कि इम्यून रिएक्शन के दिए जा सकता है। ठीक है, चलिए विपरीत स्थिति की बात करें तो ए बी पॉजिटिव जो है, ए बी पॉजिटिव जो कि एक सार्वभौमिक ग्राही है, सार्वभौमिक ग्राही है, यूनिवर्सल रिसिपेंट है कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और यह जो है सभी रक्त समूहों से रक्त जो है प्राप्त कर सकता है। कारक जो है यानी कि आरएच फैक्टर रक्त समूह के साथ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का होना आरएच फैक्टर की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि पॉजिटिव है तो आरएच फैक्टर है और नेगेटिव है तो आरएच फैक्टर की उपस्थिति यानी कि अनुपस्थिति को दर्शाता है। नेगेटिव है तो अनुपस्थिति और पॉजिटिव है तो उपस्थिति को दर्शाता है आरएच कारक में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से उसको कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, यानी कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप प्रणाली की खोज किसने की थी, ये तो कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रक्त समूह प्रणाली की खोज जो ये कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर की खोज किस बंदर में की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएच फैक्टर की खोज जो है ये रीसस नाम के बंदर में की गई थी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति का रक्त जो है समूह यानी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसे कौन सा रक्त दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव जिस भी व्यक्ति को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसे कौन सा रक्त दिया जा सकता है, तो केवल जो है उसे ओ नेगेटिव ही दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे तो रक्त प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त कणिकाओं में मुख्य रूप से क्या होता है, रक्त कणिकाओं में मुख्य रूप से एंटीजन होता है जबकि रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, एनीमिया जो है ये हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग जो है ये एक मनुष्य में होता है। अगला प्रश्न की देखेंगे तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन बात करें आवश्यक विटामिन तो विटामिन के है जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ग्रे, साइवर्ट, बैक्यूरल या क्यूरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा यानी रेडियो एक्टिविटी के जो एसआई इकाई है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैक्यूरल है। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई बैक्यूरल है। प्रतीक जो है ये इसे BQ से दर्शाया जाता है, बैक्यूरल को BQ से दर्शाया जाता है जिसकी परिभाषा जो है केवल एक बैक्यूरल का अर्थ है प्रति सेकंड एक रेडियोधर्मी क्षय। आगे देखेंगे तो अन्य इकाइयों की बात करें क्यूरी जो है क्वेश्चन रिलेटेड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्यूरी भी रेडियोधर्मिता की एक पुरानी और प्रसिद्ध इकाई है। एक क्यूरी की मान की बात करें तो लगभग 3.7 टाइम्स 3.7 इंटू 10 बैक्यूरल के बराबर होती है। एक क्यूरी का मान जो है लगभग 3.7 इंटू 10 बैक्यूरल के बराबर होती है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात करें तो ये हेनरी बैक्यूरल द्वारा किया गया था, हेनरी बैक्यूरल द्वारा। हालांकि इसका नाम ही में बैक्यूरल इसकी एसआई यूनिट जो है एसआई इकाई छिपी हुई है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्वों में से कौन सी रेडियोधर्मी तत्वों से कौन सी 3 प्रमुख किरणें जो है ये निकलती है। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इस एलिमेंट से जितने 3 महत्वपूर्ण और प्रमुख किरणें निकलती हैं ये अल्फ़ा बीटा और गामा है। अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें
3 प्रमुख किरणें निकलती हैं रेडियोधर्मी से। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि किस किरण की भेदन क्षमता यानी पेनेट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है। तो पेनेट्रेटिंग पावर सबसे अधिक जो है ये गामा किरणें की भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करें का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है ये जीवाश्म और पुरानी वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में जो है ये नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए जो है ये गीगर मूलर काउंटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीगर मूलर काउंटर का इस उपकरण का उपयोग रेडियोधर्मिता को मापने के लिए किया जाता है मुख्य रूप से। चलिए अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है। जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, वह मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो है ये किससे प्राप्त होती है। द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी कि जल, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। तो इसका सही जवाब जो है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन या जल से प्राप्त होती है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H2O। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो है ये जल H2O से के अणुओं विखंडन यानी फोटोलाइसिस से प्राप्त होती है। प्रक्रिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जल के अणुओं को विभाजित किया जाता है, जिससे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन O2 निकलती है। मुक्त होने वाली ऑक्सीजन मुख्य रूप से इसी जल से ही आती है। महत्व भी इसका इम्पोर्टेंट है। महत्व है कि यह प्रक्रिया न केवल पौधों के लिए भोजन बनाती है बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की भी मुख्य स्रोत है। चलिए जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो पौधों का हरा रंग जो है ये किसके कारण होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पौधों का जो हरा रंग जो है ये किसके कारण होता है। तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित की जाती है यानी कि एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के दौरान एब्जॉर्ब किया जाता है यानी कि अवशोषित की जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त प्रकाश कौन सा है। सबसे उपयुक्त प्रकाश जो है ये लाल प्रकाश जो है, प्रकाश संश्लेषण का सबसे उपयुक्त प्रकाश लाल प्रकाश है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि क्या प्रकाश संश्लेषण रात में हो सकता है। तो इसका सही जवाब है नहीं, रात में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए प्रकाश यानी ऊर्जा की आवश्यकता है जो है ये अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का जो निर्माण जो है ये प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक चरण यानी डार्क रिएक्शन में, जिसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे जो है ये अतिरिक्त ग्लूकोज को किस रूप में संचित करते हैं। तो पौधे जो है ये अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। किसी परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। किसी परमाणु के नाभिक में 17 अगर प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। इफ एन एटम कंटेन्स 17 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। तो 17 अगर प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक में है तो उसका परमाणु क्रमांक जो है यानी परमाणु संख्या जो है ये भी 17 ही होगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परमाणु के
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहलाती है। अतः यदि परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक जो है ये भी 17 ही होगा। इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक Z को हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परिभाषित किया जाता है। परमाणु क्रमांक में Z को हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परिभाषित किया जाता है। तत्व की पहचान क्या है? तत्व की पहचान 17 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो है ये क्लोरीन है। तो 17 परमाणु क्रमांक जो है एटॉमिक नंबर वाला तत्व जो है ये क्लोरीन है। अगला देखेंगे तो अगला है कि तटस्थ परमाणु की बात करें तो यदि परमाणु तटस्थ यानी कि न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या 17 के बराबर ही होगी। अब चलिए इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु द्रव्यमान यानी मास नंबर जो है क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि मास नंबर जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या जो है ये परमाणु द्रव्यमान यानी मास नंबर होता है। A = Z+N अगर हम लोग इसमें कह सकते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट्स या फिर सेल में स्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर जो है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल जो है ये किस पर आधारित है। तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी कि एटॉमिक नंबर पर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ये आधारित है। चीज़ों को हम थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन को पूरा कवर अप करना है, जिससे एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग कवर अप कर पाएँ। हमें 20 में से 20 जो है एग्ज़ाम में सही करके आना है, यानी कि कोशिश करना है कि 18 से 19 प्लस ही क्वेश्चन सही करें, यानी कि 20 में ऐसे तो 20 में 20 हमें सही करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अल्टर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यानी 18 से 19 क्वेश्चन तो अवश्य ही करना है और 1-2 क्वेश्चन बचते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, उन सभी उस क्वेश्चन पर इम्पॉर्टेंट रूप से यानी कि महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कठिन प्रश्न जो पूछ लिए जाते हैं 1-2 प्रश्न, उसको हमें उससे भी मतलब करने का प्रयास करना है। 20 आउट ऑफ 20 जो है ये साइंस में क्वेश्चन करके ही आना है। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, नहीं 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम लोग जो सिलेबस के अनुसार जो कवर अप कर रहे हैं सीरीज़ के माध्यम से, बस ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि समस्थानिक यानी कि आइसोटोप क्या होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है समस्थानिक आइसोटोप क्या होते हैं। वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है। यूरिया इज प्राइमरली सिंथेसाइज्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण है मुख्यतः किस अंग में होता है। किडनी में, लीवर में, स्प्लीन में या फिर पेंक्रियाज में। तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण मुख्यतः होता है यह लीवर में होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लीवर। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः लीवर यानी यकृत में होता है। प्रक्रिया इसका क्या है। प्रक्रिया की बात करें तो यकृत यूरिया चक्र यानी यूरिया साइकिल के माध्यम से प्रोटीन के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न जहरीले अमोनिया NH3, अमोनिया को NH3 हम लोग कह सकते हैं, NH3 इसे कहा जाता है अमोनिया को।
NH3 यानी अमोनिया को कम जहरीले पदार्थ यूरिया में बदल देता है और जिससे यूरिया साइकिल चलता रहता है, यानी कि यूरिया साइकिल मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न जहरीले अमोनिया को कम जहरीले पदार्थ यूरिया में बदल देता है। यह इसका मुख्य कार्य है। चलिए, परिवहन जो है यह यकृत में बने इस यूरिया को रक्त में छोड़ दिया जाता है, जिससे जहां इसे गुर्दे यानी किडनी द्वारा छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, अक्सर भ्रमवश लोग जो है इसे गुर्दे का काम समझ लेते हैं, लेकिन यह जो है ये गुर्दे का काम केवल यूरिया को फिल्टर करना और उत्सर्जित करना है, ना कि उसे बनाना। चलिए, यानी गुर्दे का काम जो है यानी किडनी का काम जो है केवल उसे यूरिया को फिल्टर करना, उत्सर्जित करना है, ना कि उसे बनाना। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट के आधार पर इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। NH2CONH2 यह जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि यकृत में संचित विटामिन कौन से हैं। विटामिन यकृत में यानी लीवर में संचित विटामिन जो है विटामिन A, D, E, K और विटामिन B12 जो है ये यकृत यानी लीवर में संचित विटामिन है, विटामिन A, D, E, K। और विटामिन A, D, E, K जो है A, D, E और K विटामिन जो है यह वसा यानी कि फैट में सोल्यूबल विटामिन भी है, विटामिन A, D, E, K। चलिए, अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन कहाँ बनते हैं। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन जो है ये यकृत में ही बनते हैं। अगला प्रश्न है कि पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण जो है यकृत में होता है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने की प्रक्रिया किस चक्र द्वारा होती है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने की प्रक्रिया जो है ये ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदलने की प्रक्रिया होती है। पीलिया जो है यानी जॉन्डिस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस रोग सीधा प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। तो जॉन्डिस का जो रोग होता है वो सीधा प्रभाव यकृत में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। विच एंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। एंजाइम जो है ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज या लाइपेज। तो माल्टोज यानी एंजाइम जो है ये स्टार्च से माल्टोज में परिवर्तित करता है, यह एंजाइम अमाइलेज है। एमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्च जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज एंजाइम है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। स्टार मार्क करके यहाँ पे दिया गया है, जिससे रिवीजन करने में आसानी है। अगला प्रश्न के देखते हैं, तो कार्य इसका क्या है। अमाइलेज एंजाइम का कार्य जो है, अमाइलेज एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को सरल शर्करा माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। स्त्राव जो है, स्त्राव यह मुख्य रूप से लार ग्रंथियों यानी सेलेवरी ग्लैंड द्वारा लार के रूप में और अग्नाशय यानी पेंक्रियास द्वारा अग्नाशयी रस के रूप में स्त्रावित होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। पाचन की शुरुआत जो है, इसी कारण स्टार्च का पाचन जो है ये मुख यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है। और स्टार्च जो है ये चावल में ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलता है स्टार्च। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट के आधार पर इम्पॉर्टेंट है, जो कि पता होना चाहिए। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेप्सिन का कार्य क्या है। क्वेश्चन है कि पेप्सिन का कार्य क्या है। पेप्सिन का कार्य यह जो है ये आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो है ये आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या है। क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन का कार्य क्या है। यह छोटी आंत में प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है ये छोटी आंत में प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, जबकि पेप्सिन जो है ये आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए, अगला प्रश्न है लाइपेज। लाइपेज क्या है। तो लाइपेज जो है, लाइपेज का मुख्य कार्य जो है यह वसा फैट का पाचन करता है। लाइपेज जो है ये वसा यानी फैट का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो है ये लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसे टाइलिन भी कहते हैं।
अमाइलेज एंजाइम को टाइलेंट भी कहते हैं, जो कि लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद जो है ये ग्लूकोज है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद जो है ये अमीनो एसिड है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद जो है ये ग्लूकोज है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है। फैट यानी कि वसा का पाचन जो है ये छोटी आंत से शुरू होता है। फैट का जो पाचन होता है यानी कि डाइजेशन जो होता है ये छोटी आंत से शुरू होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि स्टार्च का जो पाचन होता है यानी कि स्टार्च का जो पाचन होता है, डाइजेशन जो होता है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसी गैस का दाब स्थिर रखते हुए उसका तापमान बढ़ाया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीज इट्स वॉल्यूम विल। क्या होगा, किसी गैस के दाब स्थिर रखते हुए अगर उसका तापमान को अगर हम लोग बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन जो है यानी वॉल्यूम क्या होगा। घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ेगा, या पहले घटेगा यानी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका सही जवाब है बढ़ेगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसी गैस के दाब को स्थिर रखते हुए उसका तापमान अगर हम लोग बढ़ाया जाए यानी तापमान को बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम जो है ये बढ़ेगा, आयतन उसका बढ़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस का दाब स्थिर यानी कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए तो तापमान बढ़ने पर उसका आयतन भी इसका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य की, चार्ल्स का नियम जो है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है। यह नियम बताता है कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस आयतन V उसके परम तापमान टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होती है, यानी कि सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कारण क्या है, कारण देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में कारण भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, इम्पोर्टेंट है, पता आवश्यक रूप से होना चाहिए। कारण जो है इसका कारण देख लेते हैं। तापमान बढ़ने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वे अधिक तेज़ी से टकराते हैं और अधिक स्थान घेरने की कोशिश करते हैं। यदि दाब यानी प्रेशर को स्थिर रखना है तो गैस को फैलाना पड़ता है, जिससे आयतन में वृद्धि होती है, यानी वॉल्यूम जो है इसी कारण से इंक्रीज़ हो जाता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इम्पॉर्टेंट जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बोयल का नियम क्या है। क्वेश्चन बन सकता है बोयल का नियम क्या है। तो ये स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उससे उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। गैस का आयतन जो है उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज़ कॉल्ड बोयल का नियम, यानी बोयल रूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है। तो -273.15 डिग्री 15 सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया है, यानी कि -273.15 आपको याद रखना है, या फिर 0 केल्विन जो है ये परम शून्य, यानी परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो का तापमान जो है ये -273.15 होता है, या फिर 0, इतना याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। तो ये PV = nRT है, जहाँ पे R जो है ये गैस का नियतांक है। अगला क्वेश्चन है गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो है किसके समानुपाती होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये परम तापमान के अनुपाती होती है, यानी समानुपाती होती है। गैस के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा जो है ये परम तापमान के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है क्या वास्तविक गैसें हमेशा आदर्श गैस व्यवहार का पालन करती हैं। तो इसका सही जवाब है नहीं। केवल निम्न दाब जो है और उच्च तापमान पर जो है ये वास्तविक गैसें हमेशा आदर्श व्यवहार जो है ये आदर्श गैस व्यवहार का पालन करती है, केवल निम्न दाब और उच्च तापमान पर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान जो क्या होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान जो है ये 1 atm होता है। 1 atm या फिर वो 1
0.013 इंटू 10 के पावर 5। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। समुद्री तल पर वायुमंडलीय का दाब जो है यह 1 atm, क्वेश्चन ऑप्शन में यह आ सकता है 1 atm या फिर 1.013 इंटू 10⁵। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो कि पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। विच एलिमेंट्स फॉर्म्स एन एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। इसका सही जवाब जो होगा उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ये एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। उभयधर्मी यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक और ऑक्साइड बनाने वाला तत्व जो है एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो वे ऑक्साइड जो अम्लीय, एसिडिक और क्षारीय बेसिक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है ये Al2 यानी कि Al2 एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन थर्ड, यह जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड कहलाता है। HCl की बात करें, यह HCl अम्ल और NaOH क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है यानी करता है। और प्रमुख देख लेते हैं इंपॉर्टेंट उभयधर्मी ऑक्साइड के। जिंक जो है, जिंक भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, और लेड यानी कि लेड भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। और टिन की बात करें तो टिन भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। वन क्वेश्चन इससे कितने बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये आमतौर पर बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं। अधातु अगर पूछ दिया जाए अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं, तो ये अम्लीय होते हैं। अधातु अम्लीय, धातु क्षारीय, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। सोडियम ऑक्साइड की प्रकृति जो है ये क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो ये सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ये ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु की बात करें तो सीजियम या फ्रांसियम, जिसे Fr से दर्शाया जाता है या फिर Cs से। सीजियम या फ्रांसियम जो है ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन है कि क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड उभयधर्मी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उभयधर्मी नहीं है, बल्कि उभयधर्मी की बात करें तो लेड, टिन, एल्युमिनियम और लेड, टिन, एल्युमिनियम यही सब जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं या फिर बनाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है ये क्षारीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत जमने को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत जमने को एनोडाइजिंग कहा जाता है। एल्युमिनियम की सतह पर जब ऑक्साइड की परत जमती है तो उसे एनोडाइजिंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में उपस्थित शर्करा क्या होती है। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। आरएनए में उपस्थित शर्करा जो है ये राइबोज होती है, राइबोज। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं डीएनए की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए में राइबोज जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड। आरएनए में उपस्थित जो है ये, चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं। आरएनए जो है ये, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में उपस्थित शर्करा यानी कि शुगर जो है ये राइबोज होती है। ठीक है, संरचना इसकी क्या है। तो राइबोज एक 5 कार्बन वाली शर्करा पेंटोज शुगर है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो कार्बन 5 हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा और ऑक्सीजन 5 हो जाएगा। C5H10O5 यह इसकी संरचना है और इसका रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन की बात करें तो आरएनए बनाम की बात करें डीएनए की, तो डीएनए और आरएनए के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी शर्करा में ही है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है।
डिऑक्सी का अर्थ है इसमें राइबोस की तुलना में एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए उन सभी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को कवर अप करते हैं जहाँ जो कि डीएनए और आरएनए से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है कि आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है। तो थाइमिन की आप सभी को पता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस के आधार पर कार्य करता है। तो ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, तो यहीं पे पूछ रहा है कि थाइमिन यानी आरएनए में जो है ये थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनस बेस जो है ये कौन सा होता है। तो ये यूरेसिल होता है। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन ये आरएनए में हो जाता है। और डीएनए की बात करें तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम की बात करें तो डीएनए का जो पूरा नाम है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ऑप्शन में एग्जाम में यहाँ पे डिस्टेंस दिया जा सकता है, यानी कि स्पेस दिए के डीऑक्सी राइबो और न्यूक्लिक एसिड ऐसे लिखा जा सकता है, तो उसे वो गलत क्वेश्चन यानी कि आंसर वो गलत हो जाएगा। जो रेगुलर मोड में ऐसे लिखा रहा है बिना यानी कि डिस्टेंस बिना स्पेस के लिखा रहे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डायरेक्ट एक वर्ड में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में यानी बहुत सारे क्वेश्चन देख चुका हूँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में उसमें देख चुका हूँ कि अलग अलग करके डिफरेंस टॉपर यानी कि स्पेस दे दिया जाता है। तो ये उससे जो है किसी भी बोर्ड की तरफ से उस ऑप्शन को गलत माना जाता है। तो जो रेगुलर में यानी डीऑक्सी राइबो डायरेक्ट लिखा जाए और एसिड अलग रहे तो वो सही आंसर होगा। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए में डीएनए का पूरा नाम है। न्यूक्लिक एसिड का मूल इकाई क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूक्लिक एसिड की मूल इकाई क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड ये जो है न्यूक्लिक एसिड की मूल इकाई है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में आरएनए कहाँ पाया जाता है। कोशिका में जो आरएनए पाया जाता है ये केंद्रक में पाया जाता है और कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका द्रव में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोशिका में आरएनए पाया जाता है यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अणु जिम्मेदार है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अणु जिम्मेदार है। तो ये mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए यह जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये जिम्मेदार है। अगला प्रश्न की देखेंगे तो प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडली संरचना यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है किसने दी थी। तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम किसके बराबर होता है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, किसी वस्तु का संवेग यानी कि मोमेंटम जो है ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने वेग, बल गुने समय या फिर कार्य बटे समय। तो किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम जो है ये द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होता है, द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम की बात करें उसके द्रव्यमान मास और वेग के वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो एसआई मात्रक जो है ये संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये संवेग का यानी मोमेंटम की एसआई इकाई है, एक एसआई इकाई है, इंपॉर्टेंट है। सदिश राशि की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी संवेग एक सदिश राशि है। संवेग जो है एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा डायरेक्शन भी होती है। संवेग की दिशा वही होती है जो वस्तु का वेग की दिशा होती है। संवेग की दिशा यानी मोमेंटम की दिशा वही होती है जो कि किसी वस्तु के वेग की दिशा होती है। किसी वस्तु की वेग की दिशा ही संवेग की दिशा होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि संवेग का एसआई इकाई जो है ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और सदिश राशि जो है ये संवेग एक सदिश राशि है। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है यानी कि सेकंड लॉ जो है न्यूटन का, ये गति का दूसरा नियम कहता है संवेग यानी मोमेंटम परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
होते हैं। न्यूटन से एक चीज़ याद आया, न्यूटन का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम की बात करें तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ये न्यूटन का दूसरा नियम बल का है, फोर्स का है। न्यूटन का तीसरा नियम जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया से, क्रिया प्रतिक्रिया से न्यूटन का तीसरा नियम है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला जो है ये जड़त्व, तो दूसरा बल और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। 1 क्वेश्चन इन इस प्रश्न से रिलेटेड यानी संवेग मोमेंटम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को कवर अप करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है ये संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये कुछ यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, गलत। चलिए अच्छा, इसको अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, यानी कि अगले सेशन में हम लोग देख लेंगे संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल यदि किसी वस्तु का वेग जो है शून्य है, किसी वस्तु का वेग वेलोसिटी जो है शून्य है, तो उसका संवेग मोमेंटम जो है कितना होगा, उसका मोमेंटम भी शून्य होगा। किसी वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी अगर शून्य है तो उसका मोमेंटम भी शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे और झटका देना किस नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंदूक से गोली जब चलाने पर बंदूक का पीछे जब और झटका जो देता है, झटका देना, यह जो है संवेग का संरक्षण का नियम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि हल्की और भारी वस्तु यदि समान वेग से चल रही है तो किसका संवेग अधिक होगा। तो हल्की और भारी वस्तु यदि समान वेग से चल रही, समान वेलोसिटी से चल रही है, तो भारी वस्तु का जो है ये संवेग यानी मोमेंटम जो ये अधिक होगा भारी वस्तु का। अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है। फोर्स जो है बल का मात्रक न्यूटन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगला प्रश्न है कि इम्पल्स, आवेग की बात करें तो ये किसके बराबर होता है। आवेग यानी इम्पल्स की बात करें तो ये बल गुने समय के बराबर होता है, जो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग इम्पल्स जो है ये बल गुने समय के बराबर होता है, फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। चलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज क्यूज्ड बाय अ वायरस। तो इनमें से रोग जो है ये विषाणु रोग की बात करें तो कौन सा है, टाइफाइड, कोलेरा, डेंगू या ट्यूबरकुलोसिस। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी सही जवाब है, डेंगू। डेंगू जो है यह रोग जो है ये विषाणु वायरस के कारण होता है, डेंगू। जबकि टाइफाइड की बात करें तो सल्मोनेला टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया के कारण होता है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड रोग होता है। हैजा की बात करें तो हैजा जो है ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, हैजा। और तपेदिक की बात करें यानी ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा बैक्टीरिया के कारण होता है। और डेंगू जो है ये मुख्य रूप से वायरस के कारण होता है। तो राइट आंसर जो इसका सी सही जवाब है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। डेंगू जो है यह एक विषाणु जनित यानी कि वायरल रोग है। कारक क्या है, डेंगू एक वायरस यानी डेन वी के कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेन वी के कारण होता है। वेक्टर जो है यह रोग एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू जो है ये एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। टाइफाइड जो है यह एक सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। जबकि हैजा की बात करें तो हैजा जो है ये हैजा यानी कि कोलेरा की बात करें तो ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, हैजा, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक की बात करें तो तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, इसे टीबी भी कहा जाता है, तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, नामक एक बैक्टीरिया से होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इससे रिलेटेड जितने भी वल्नरेबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। विषाणु यानी कि वायरस जो है, वायरस की खोज किसने की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस की खोज किसने की थी, तो ये इवानोव्स्की द्वारा किया गया था वायरस की खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा रोग जो है लार के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा रोग जो है ये लार के माध्यम से फैलता है, तो ये रैबिज जो है यह भी एक विषाणु जनित यानी कि वायरल डिसीज़ है जो कि लार के माध्यम से फैलता है। और रैबिज जो है ये पता होना चाहिए, रैबिज जो है ये
डॉग यानी कुत्ता जो होता है उसके लार में मुख्य रूप से पाया जाता है। रैबिज यह एक वायरल यानी कि वायरल डिसीज़ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो कि कुत्ते के लार में पाया जाता है, कुत्ता या फिर बिल्ली के लार में पाया जाता है। चलिए एड्स की बात करें तो एड्स किस विषाणु से होता है, तो एड्स जो है ये HIV के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण एड्स रोग होता है, जो कि एक विषाणु रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न की देखेंगे तो पोलियो किस प्रकार का रोग है। पोलियो जो है ये एक विषाणु जनित रोग है, वायरल रोग है। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लेवनहॉक द्वारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की गई थी। अगला प्रश्न के देखेंगे तो टीकाकरण, वैक्सीनेशन के जनक किसे कहा जाता है। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है टीकाकरण का जनक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लू किसके कारण होता है, तो ये इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है, वायरल डिसीज़ है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस, किसने नाभिक की खोज की थी, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो मैंने पहले भी बताया कुछ देर पहले कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और परमाणु के नाभिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमाणु के नाभिक की खोज जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। प्रयोग जो है ये रदरफोर्ड ने 1911 में प्रसिद्ध अल्फा कण कीनन प्रयोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला जब उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसका निष्कर्ष यह निकला कि उन्होंने पाया कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, लेकिन कुछ कण बहुत बड़े कोण से विक्षेपित डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम कण वापस लौट आए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और इसका समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान एक बहुत छोटे केंद्र में स्थित है, जिससे उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस का नाम दिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा, जेम्स चैडविक द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन के खोज का श्रेय किसे जाता है, तो प्रोटॉन का खोज का श्रेय जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की पहचान की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जो है प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है, जबकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की पहचान की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने ही इसे नाम दिया था, इसलिए प्रोटॉन के खोज का जो श्रेय जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की देखेंगे तो परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये जे थॉमसन ने दिया था। परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये जे थॉमसन ने दिया था। अगला प्रश्न कि किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, तो ये नील्स बोर ने किया था। नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कितना छोटा होता है। लगभग 10 के पावर 5 गुना छोटा नाभिक के आकार जो है ये परमाणु के आकार की तुलना में 10 के पावर 5 गुना छोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न है सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे जो है ये मुख्यतः कौन सी गैस अवशोषित करती है, कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करती है। विच गैस मेनली एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पृथ्वी के जो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रे जो हैं, अल्ट्रावायलेट रे को मुख्यतः जो है ये एब्जॉर्ब जो है ये ओजोन गैस करती है। राइट आंसर जो है
ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। और ओजोन गैस को O3 से दर्शाया जाता है। O3 यानी कि ओजोन गैस, ठीक है। ओजोन गैस जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रे को। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाराबैंगनी किरणें जो हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रे जो है को ओजोन गैस जो है ओजोन गैस अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ओजोन गैस की बात करें तो ओजोन परत की बात करें तो ओजोन लेयर जो है ये पृथ्वी के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस पाराबैंगनी विकिरणों को विशेषकर अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। जब इसे रोका जाता है तो सुरक्षा भी होता है। सुरक्षा की बात करें तो यदि ओजोन परत ना हो तो ये हानिकारक विकिरण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और मनुष्यों व जानवरों में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करने का कारण बन सकते हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्षरण की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस प्रदूषण ओजोन परत के क्षरण ओजोन डिप्लीशन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड जितने वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करते हैं। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई जो है ये डॉप्सन यूनिट है। ओजोन परत ओजोन लेयर को जो मापने को इकाई है, यूनिट है, ये डॉप्सन यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है ये क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है ये O3 है। O3 जो है ये ओजोन का एक रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत में छेद जो है सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो यह जो है अंटार्कटिका के ऊपर जो है ये ओजोन परत में सबसे पहले छेद देखा गया था। अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है कि दिवस से भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें पूछा जा सकता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है कि पाराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पाराबैंगनी किरणों की खोज जोहान विल्हेम रीटर द्वारा किया गया था। पाराबैंगनी किरणें की खोज यानी अल्ट्रावायलेट रे की खोज जो है ये जोहान विल्हेम रीटर द्वारा किया गया था। जोहान विल्हेम रीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है? विच ब्लड वेसल्स कैरिड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स? कौन सा रक्त वाहिका रक्त को हृदय से यानी कि हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है? सीरा, कोशिका, धमनी या लसिका वाहिका? तो रक्त वाहिका को रक्त से हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। यह काम जो है ये आर्टरी करता है, यानी कि धमनी जो है ये शरीर के विभिन्न भागों तक हृदय से ब्लड को ले जाती है, ठीक है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, धमनी यानी कि आर्टरी। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त वाहिका जो है ये धमनी है, यानी कि आर्टरी कहलाती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि धमनी यानी कि आर्टरी धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है क्योंकि इनमें रक्त जो है हाई प्रेशर उच्च दाब के साथ प्रवाहित होता है। ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होते हैं जिसे हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाती है। ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाती है। अपवाद क्या है यानी कि कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन की बात करें, फुसफुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है एकमात्र ऐसी धमनी है जो हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। एकमात्र ऐसी धमनी है जो हृदय यानी हार्ट से फेफड़ों तक अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, ठीक है। सीरा जो है वेंस की बात करें तो सिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती है। सिराएं जो है शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती है, सीरा का कार्य होता है। इनमें से रक्त का दाब कम होता है, इसलिए इनमें वाल्व होते हैं ताकि रक्त जो है विपरीत दिशा में ना बहे।
यानी इसका प्रेशर जो है ये, दाब जो है ये कम होता है, निम्न होता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइन ऑफ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करते हैं। क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी? क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है ये कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, ओर्टा है, जिसे ओर्टा कहा जाता है। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है महाधमनी है, ओर्टा है, ओर्टा है। क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे द्वारा किया गया था, विलियम हॉर्वे द्वारा। अगला प्रश्न है कि धमनियों और सिराओं को जोड़ने वाली सूक्ष्म वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? तो धमनियों और सिराओं को जोड़ने वाली जो सूक्ष्म वाहिकाएं हैं यह कोशिकाएं हैं, यानी कैपिलरीज है। धमनी, आर्टरी और वेन्स को जोड़ने वाली सूक्ष्म वाहिकाएं जो है ये कैपिलरीज हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्तचाप की बात करें, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेगनोमैनोमीटर को उपयोग किया जाता है। और स्फेगनोमैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को mmHg में मापता है, mmHg में मापता है, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्लड प्रेशर जो है ये टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को या किसी वस्तु के तापमान को मापता है। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त तक पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बन सकता है कि हृदय के मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहते हैं? तो हृदय यानी हार्ट के मांसपेशियों को, मसल्स को जो रक्त पहुंचाने का वाली धमनियों को कैरोनरी कहा जाता है, कैरोनरी धमनी, कैरोनरी आर्टरीज जो है कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? तो धमनियों में रक्त का प्रवाह जो है ये संपादित रूप से होता है, पल्सेटाइल होता है। जबकि सिराओं में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिराओं में रक्त का प्रवाह जो है ये निरंतर होता है, यानी कंटिन्यूस होता है। तो सिराओं में जो रक्त का प्रवाह जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, वहीं धमनियों में जो रक्त का प्रवाह जो है ये पल्सेटाइल होता है, संपादित रूप से होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भी चैनल में जो भी विद्यार्थी नए चैनल पर जुड़े हैं उन सभी को बता दें कि इस सीरीज़ को अवश्य कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। और लगभग हम लोग क्वेश्चन कवर अप करेंगे, लगभग 10,000 मैं बता रहा था, लेकिन क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन करने पर जो क्वेश्चन का जो पता चल रहा है, बहुत सारे सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट को अगर ले ले तो क्वेश्चन लगभग मतलब हो जाते हैं उतना क्वेश्चन। लेकिन 7500 क्वेश्चन, 7600 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, और उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जेपीएससी, जेएसएससी के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उन सभी को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, और जितने भी नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये सेशन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन भी विद्यार्थियों का जो 5 जुलाई का पेपर है, 5 जुलाई का जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आयोग की तरफ से तिथि बता दी गई है, तो उसके लिए हम लोग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा। बाकी किसी भी नए चैप्टर, टॉपिक्स या सब टॉपिक्स में आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष सब्जेक्ट या फिर जीएस के किसी विशेष चैप्टर के लिए अगर आप क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं, उसके लिए सेशन लाने का प्रयास करेंगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।